आपको बताएं कि छठा के करीब समंदर में डूबने वाले 14 माहीगीरों का ताहाल पता ना चल सका। चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अहले खाना जामोट जेटी पर अपने प्यारों के मुंतजिर हैं। जिंदा बचने का इम्कान मालूम होने लगा। माहीगीर तंजीमों ने डूबने वालों के बच जाने की आस छोड़ दी है। रहनुमा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिस खासकेली का कहना है कश्ती डूबने के मुकाम पर पानी 150 फुट गहरा है। लापता माहीगीरों की जिंदा बचने की उम्मीद अब कम हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए समंदर में डूबने वालों के जिंदा होने की उम्मीद भी जो है वो अब डूबती जा रही है। पिछला 3 रोज से जो है वो माहीगीर लापता है। आज जो है वो चौथा रोज है। माहीगीरों की तलाश जो है वो ताहाल जारी है। माहीगीर तंजीमों ने जो है वो डूबने वालों के बच जाने की आस भी छोड़ दी है। लाशें जो है वो सतह आग पर आ जाने के लिए अंदाजे लगाना भी शुरू हो गए हैं। कश्ती डूबने के मकाम पर पानी 150 फीट जो है वो गहरा है। मौसम अगर गर्म होता तो लाशें जो है वो 3 दिन में ऊपर आ जाती, लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम ठंडा है, तो जिसके बाइस अब लाशों को ऊपर आने में जो है वो 7 से 11 दिन लग सकते हैं। तभी इम्कान है कि लाशें आज सतह आग पर आ जाए। यही वजह है कि जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रहनुमा है और मेंबरान है, उन्होंने जो है वहाँ पे मौजूद जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको जो है वो आगाह कर दिया है, उनको हाई अलर्ट रहने का भी कह दिया है कि ताकि जो है वो अगर आज जो इम्कानात है कि लाशें जो है वो ऊपर आ जाएं तो वो जो है उन्हें रेस्क्यू कर ले। और इसके साथ ही साथ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को जो है वो हाई अलर्ट रहने का कहा गया है। और खास तौर पर केटी बंदर की जो रेस्क्यू टीम है उसे जो है वो हाई अलर्ट रहने के लिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। लापता माहीगीरों के जिंदा बच जाने की उम्मीद जो है वो अब बहुत कम हो चुकी है। लापता माहीगीरों के घरों में जो है वो इस वक्त सफे मातम बिछी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आयमा खान। लापता माहीगीरों के घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है। कोई वाहिद खुद कफील था तो कोई बेवा माँ का सहारा, कोई बूढ़े बाप का कंधा तो किसी के जिम्मे बच्चों की कफालत। 2 वक्त की रोटी के लिए जान हथेली में रखकर खुले समंदर में जाने वाले वापस ना आए। लवाहिकीन गम से निढाल, घरों में दुआए खैर। अहले खाना का कहना है बहुत परेशान है, कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा। अब उम्मीद भी नहीं कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देर से मालूमात किया तो सैयद ने बोला हाँ अपना किसी प्रूव किया है। हमारे को रात को 4 बजे कॉल आई थी, तो उसमें से हमने बोला बंदे का पता पड़ा या नहीं पड़ा। बोला बंदे सारे बता रहे हैं, अभी कोई हमारे को मालूम नहीं है। मगर जब बंदा किसी ने चढ़ाया था तो उसमें से नाको ने बोला कि सारे बंदे हैं मगर 14 बंदा कहाँ किधर गया वो। तो शाम तक 6 बजे हमारे को पता पड़ा तो अभी कोई भी सारे किस्ती ख़त्म हो गई थी। जो बंदे लेके आया, कोई पीछे से 14 बंदा नहीं आया। हमारे को तकलीफ नहीं है, जैसे कि हम लोग इतना परेशान है कि मुझे उनके बच्चा नहीं था। गवर्नमेंट ने भी कोई हमारी मदद नहीं की है। जो मेरे बच्चे टीचर मेरे पास ले आए, हम लोग ये परेशान है कि वो नाको आए, वो भी मेरे पास नहीं आया तकलीफ देने के लिए। तो कैसी हालत में उनका बाप है, माँ है, हम लोग तो 4 दिन से तरफ रहे हैं उसके देखने के लिए। हमारे लिए गुजारिश है कि मेरे बच्चे को कैसी हालत में हमारे साथ पहुँचा है। ये छोटी, बिल्कुल छोटी आखिरी है। क्या करे मैं बाबा, किसके सारे छोड़ू। मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे ढूंढ के ला के दो। मेरा बच्चा आशू बच्चा मैं मर गई। मेरा बच्चे रो रहे लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने सुनी। लवाहिकीन इंतहाई परेशान और गम से निढाल हैं। घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है। कोई घर का वाहिद कफील था और तो कोई बेवा माँ का सहारा, कोई बूढ़े बाप का कंधा था तो किसी के ज़िम्मे बच्चों की कफालत थी। 2 वक्त की रोटी के लिए जान हथेली में रखकर खुले समंदर में जाने वाले अब तक वापस नहीं आए और लवाहिकीन गम से निढाल हैं। घरों में दुआए खैर हो रही है। अहले खाना का कहना है कि बहुत परेशान हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा।
अब उम्मीद भी नहीं कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। ये वाक़या पेश आया था चंद दिन पहले ठट्टा के करीब। समंदर में डूबने वाले 14 माहीगीरों का अभी तक पता नहीं चल सका। चौथे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अहले खाना जामोर जेटी पर अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं और वहाँ पर मौजूद हैं। जिंदा बचने का इम्कान मालूम होने लगा है इन माहीगीरों का। माहीगीर तंजीमों ने डूबने वालों के बच जाने की आस तक छोड़ दी है। रहनुमा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनस खास खेली का कहना है कि कश्ती डूबने के मकाम पर पानी 150 फुट गहरा है। लापता माहीगीरों के जिंदा बचने की उम्मीद अब कम हो चुकी है और आपने देखा है कि घर वाले हैं किस कदर गम से निढाल हैं, इंतहाई परेशान हैं और रो रहे हैं इस वक्त और हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि कोई हमारी मदद को नहीं आया है। कोई बेवा माँ का सहारा था और कोई बूढ़े बाप का कंधा था, तो किसी के ज़िम्मे बच्चों की कफ़ालत थी। हमारी नुमाइंदा आयमा हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है, कब तक इन्हें तलाश कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें जो लोग समंदर में डूब गए हैं, गुज़िश्ता 3 रोज पहले जो है वो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था जिसके नतीजे में जो है वो 45 माहीगीर समंदर में डूब गए थे, जिसके बाद 31 माहीगीरों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। ताहम जो है वो 14 माहीगीर ताहाल लापता हैं। अब जो समंदर में डूबने वाले जो माहीगीर थे 14 माहीगीर, उनको जो है उनकी अब जिंदा बच जाने की उम्मीद भी जो है वो खत्म होती जा रही है। माहीगीर तंजीमों ने जो है वो डूबने वालों के बच जाने की आस भी अब छोड़ दी है। लाशें सतह आब पर आ जाने के लिए अंदाजे लगाना शुरू हो गए हैं। कश्ती डूबने के मकाम पर जो है वो पानी 150 फीट गहरा है। मौसम गर्म होता तो लाशें जो है वो 3 दिन में ऊपर आ जाती, जबकि अभी जो है वो मौसम सर्द है जिसकी वजह से लाशें ऊपर नहीं आई है। तजर्बा किया जा रहा है। तजर्बे के मुताबिक उनका जो माहीगीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहनुमा और दीगर मेंबरान है, उनका ये कहना है कि लाशें ऊपर आने में जो है वो 7 से अब मजीद 11 दिन भी लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इम्कान ये है कि लाशें जो है वो आज उम्मीद है कि ऊपर आ जाए। यही वजह है कि उन्होंने वहाँ पे जो मौजूद रेस्क्यू टीमें हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी और जो दीगर यहाँ से मकामी माहीगीरों की कश्ती रवाना की गई थी, उनको जो है वो हाई अलर्ट रहने का भी कह दिया है। दिलखसूस जो केटी बंदर का मकाम है, उस मकाम पर जो है वो रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट रहने की जो है वो इतला कर दी गई है, जबकि लापता माहीगीरों की जो है वो जिंदा बच जाने की उम्मीद जो है वो अब कम से कम तर होती जा रही है। और जो लापता माहीगीर हैं उनके घरों में जो है वो इस पर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो जो है वो अपने प्यारों की सलामती के लिए जो है वो दुआएं वगैरह कर रहे हैं, जबकि जो है वो कुछ जो माहीगीरों की फैमिलीज हैं वो जामोर जेटी पर भी मौजूद हैं और ताहाल जो है वो अपने प्यारों के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके प्यारे जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि बहुत सारे माहीगीर ऐसे थे इनमें जो अपने घरों के जो है वो वाहिद कफील थे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जिसमें से हमने कल एक फैमिली से बात करी तो हाशिम नामी जो माहीगीर था उसके 7 छोटे बच्चे हैं और 7 बच्चों का वो वाहिद कफील था, घर का वाहिद कफील था। वालिदा भी उनकी खासी परेशान थी, गम से निढाल है। माहीगीरों के फैमिली जो है वो खासी गम का शिकार है और जो है वो अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उनकी फैमिली या जो लाशें हैं वही उन्हें वो जो है वो वापस मिल जाएं। जी, सिर्फ 2 रोटी की खातिर जो लोग हैं ये माहीगीर समंदर में जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर 4 दिन गुजर गए और ये 14 माहीगीर ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आयमा खान। मालूमात किया तो सर ने बोला हाँ अपना किसी प्रूव किया है। हमारे को रात को 4 बजे कॉल आई थी, तो उसमें से हमने बोला बंदे का पता पड़ा या नहीं पड़ा। बोला बंदे सारे बता रहे हैं, अभी कोई हमारे को मालूम नहीं है, मगर जब बंदा किसी ने चढ़ाया था तो उसमें से नाको ने बोला कि सारे बंदे हैं, मगर 14 बंदा कहाँ किधर गया वो। तो शाम तक 6 बजे हमारे को पता पड़ा, तो अभी कोई भी सारे किस्ती ख़त्म हो गई थी। जो बंदे लेके आया, कोई पीछे से 14 बंदा नहीं आया। हमारे को तकलीफ नहीं है, जैसे कि हम लोग इतना परेशान है कि मुझे उनके बच्चा नहीं था। गवर्नमेंट ने भी कोई हमारी मदद नहीं की है, जो मेरे बच्चे टिकट मेरे पास ले आए। हम लोग ये परेशान है कि वो नाको आए वो भी मेरे पास नहीं आया तकलीफ देने के लिए। तो कैसी हालत में उनका बाप है, माँ है, हम लोग भी 4 दिन से तरफ रहे हैं उसको देखने के लिए। हमारे लिए गुजारिश है कि मेरे बच्चे को कैसी हालत में हमारे साथ सोचा है। ये छोटे
छोटी बिल्कुल छोटी आखिर ये क्या करे मैं बाबा किसके सारे छोड़ू मेरा बच्चा कहाँ है मुझे ढूंढ के ला के दो अल्लाह मेरा बच्चा आशु बच्चा मैं मर गई मेरा बच्चे रो रहे माँ किससे है ये मुझे बच्चा बनता तो क्या नारी नहीं मिया मुझे बच्चा। आपको बताएं कि जूड़िया बाजार के होलसेलर्स और कमिश्नर कराची के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई। कमिश्नर कराची ने जूड़िया बाजार के होलसेलर से दालों, चने और दीगर मसनूआत की इंपोर्ट इनवाइस मांग ली है। अब रेट क्या होना चाहिए या सप्लाई किस रेट पर होनी चाहिए? कमिश्नर कराची का जल्द जूड़िया बाजार का दौरा करने का भी वादा किया गया है। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए जोड़िया बाजार के होलसेलर तो कमिश्नर कराची के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर कराची का जल्द जोड़िया बाजार का दौरा करने का वादा भी कर दिया। कमिश्नर कराची ने होलसेलर से अजनास की इंपोर्ट इनवाइस मांग ली है और ताजिर जो है मतलब होलसेल ग्रोसर्स के जो चेयरमैन उन्होंने कहा ताजिर पीर को इनवाइस फराहम कर देंगे। इंपोर्ट इनवाइस से दालों और चने की कीमत का दुरुस्त तयन हो सकेगा और कराची में चीनी का रेट सूबे के रेट के बराबर रखा जाए, ये मुतालबा किया गया। हैदराबाद में एक्स मिल से 2 रुपए ऊपर रखा गए हैं, जबकि कराची में जो है रेट जो है अभी भी जो है अगर देखा जाए जो होलसेल का रेट 135 रुपए और कमिश्नर कराची का रेट 123 रुपए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके ऊपर कहा गया उस रेट को देखा जाए आटे के रेट में कमी की जा सकती है। तजवीज़ दिया जाएगा अक्टूबर से अब तक इम्पोर्टेड गंदम के नेट में कमी आई है और 2.5 नंबर आटा जो 115 रुपए जबकि फाइन आटा 120 रुपए में मिलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कमिश्नर साहब से आज मुज़ाकरात हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम इसको चेक करेंगे और उन्होंने इनवाइस भी मांगी है कि जो इम्पोर्टेड दालें वगैरह आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी इनवाइस फराम कर दें। हम पीर को इंशाल्लाह उनको इनवाइस भी फराम कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि चीनी में भी एक मिल प्राइस हैदराबाद की तय की गई है 2 रुपए ऊपर। ऐसे ही कराची में हमने कहा है कि इसको फिक्स कर दें कि 2 रुपए 1 मिल ऊपर करके बेच सकते हैं हम, इसको भी अलाउ करें सर। और दालों में जो डिफरेंसेस हैं उनको आप इंपोर्ट के हिसाब से, इंपोर्ट इनवाइस के हिसाब से उसको चेक कर लें। अब दूसरा मामला ये रहा कि जो आटे के रेट हैं सर वो आपने ज़्यादा मुकर्रर कर दिए हैं और बाकी चीज़ों में दालों में आपने 40 से 80 रुपये कम कर दिए, जिसके लिए हमने उनसे बात की है। और चावल में भी इसी तरह हुआ है कि चावल में 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसको हमने कहा है कि पंजाब से हम इसके रेट आपको फराहम कर देंगे, आप उसके हिसाब से इसको कर लें। और आटे में भी इंशाल्लाह करेक्शन आएगी, 115 रुपये में इंशाल्लाह 2.5 नंबर बिकेगा और 120 रुपये इंशाल्लाह फाइन बिकेगा। उसके लिए भी हमने इनसे कहा है कि गरीबों के लिए सब्सिडी फराम की जाए और गरीबों को सस्ता माल मिलना चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा हमारे साथ ये है कि हम अगर गरीबों के लिए नहीं सोचेंगे, हम तो रेट टू रेट बेचना चाह रहे हैं और सबसे हम ताउन की अपील करते हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध उन्होंने 17 अरब रुपए का भी पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें 5,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिए जाएंगे। जो 60 अरब की सब्सिडी है, मैं वज़ीर आला सिंध चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर साहब से भी कहूँगा कि यूटिलिटी का जो 60 अरब रुपए का जो आपने सब्सिडी सालों साल से चल रही है, उसको बेनज़ीर इंपोर्ट प्रोग्राम में 2,000-3,000 का राशन कार्ड दे के उनको राशन फराम किया जाए, ताकि ये सब्सिडी जो होती है वो गरीब लोगों तक पहुँचे। मैं वज़ीर आला साहब की मैं काबिल तारीफ है, उन्होंने अक्टूबर की लिस्ट और आज 2024 चल रहा है फरवरी, वो उसको सेम अनाउंस कर दिया गया। मैं अपील करता हूँ। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की होलसेल प्राइस 188 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। रिटेल कीमत 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर है। रेट लिस्ट पर ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं कि कमिश्नर कराची होलसेल रेट के मुताबिक रिटेलर्स को दूध फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से।
जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे हैं कि जहां अजनास की कीमतों के लिए रेट लिस्ट हुई, वहीं पे दूध के लिए भी कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट जारी की है उसके ऊपर जो है अब ऑल कराची मिल्क वेलफेयर एसोसिएशन का भी रद्द-ए-अमल आया। उनका कहना है कि हम मुतादिद 6 माह से जो है वो खतूत लिख रहे हैं कि इस जो होलसेल का रेट है कम से कम हमें उस कीमत में कमिश्नर कराची जो है वो फराहम करें ताकि हम 200 रुपये में बेचने में जो है वो अपना कारोबार चला सकें, लेकिन अब तक जो है वो वैसा करने में नाकाम है। हमारे साथ अब्दुल वहीद गद्दी तर्जुमान मौजूद हैं, वेलफेयर एसोसिएशन मिल्क ऑल पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। सर क्या बात है, बड़े लेटर आपने लिखे, हमें भी दिखाए, मुतादिद बार आपने बताया, लेकिन नई रेट लिस्ट आई दोबारा वही रेट दोबारा मुकर्रर कर दिए। देखिए जी, जहाँ तक नई रेट लिस्ट का ताल्लुक है, ये सरासर ज़्यादती है। इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं की गई, किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया गया। ये 3 अक्टूबर 2023 की कापी पेस्ट है जो कि उस पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि साबका नोटिफिकेशन जो 3 अक्टूबर को शाया किया था, उसके बाद से अब तक मुतअद्दिद खतूत के बावजूद कमिश्नर कराची होल सेलर से अपने मुकर्रर करदा रेट पर दूध दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसके अलावा जो ही रमज़ान की आमद है उसके साथ ही ओपन मार्केट में दूध इस वक्त ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। याद रहे कि ये ओपन मार्केट जो है ये डेयरी फार्मर की ज़ेरे निगरानी चलाई जाती है। मुझे ये बताएं ना, फिर अब इसके ऊपर कोई मखसूस रद्द अमल पे जा रहे हैं, कोई एहतजाज, कोई बात करने के लिए कमिश्नर कराची को कोई नया ख़त क्या करने जा रहे हैं, या इसी रेट पे आप कारोबार करते रहें? ख़त तो ज़रूर हम लिखेंगे, मगर और इसी रेट पर इंशाल्लाह कराची के शहरियों को दूध हम फराहम करेंगे, चाहे इसमें हमें कितने नुकसान, क्योंकि साल में एक मरतबा ये मुक़द्दस महीना आता है। तो कराची गवाह है इस बात का कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी भी दूध के रेट रमज़ान में नहीं बढ़ाए गए। गद्दी ने ये बताया कि जो रेट लिस्ट है वो 2 अक्टूबर के हिसाब से ही जो है दोबारा शाया कर दी गई है, कोई नई, जहां हम बार बार जो है कमिश्नर कराची को ये ख़त लिखते रहे, उनको कहते रहे कि हमें होलसेल रेट पे जो है दूध फराहम करें ताकि हमारे कारोबार को जो जारी नुकसान है उसमें हम उसमें अपना कारोबार जो है उसमें काम कर सकें, क्योंकि उस रेट लिस्ट के ऊपर जो है अब तक दूध होलसेल के रेट में उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। अलबत्ता इनका आज ये भी कहना है कि ओपन मार्केट के अंदर जहाँ रिटेल मार्केट है वहाँ पे भी अब दूध ब्लैक की कीमतें जो हैं उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से दूध की ओपन मार्केट में कीमत जो है वो बढ़ने का यकीनन जाहिर है। जी, रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ से ही कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा न मिलने की शिकायत सामने आ गई। शहरी कहते हैं बाज़ारों में आटा क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का तो ऐलान कर दिया गया है, ना सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि रमज़ान पैकेज का इतलाक़ भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 19 जो अशिया हैं उसको रियायती नरखों पर शहरियों में फ़रोख्त किया जाएगा। लेकिन ये भी देख रहे हैं हम कि 19 बुनियादी अशिया में जो अहम चीज़ है आटा, उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर किल्लत देखने में आती है और शहरियों को मुश्किलात का सामना ये करना पड़ता है कि उनको जब वो यहाँ पर आते हैं तो आटा दस्तयाब नहीं होता है, जिसकी वजह से ख़ासा वक्त उनका जो है वो बर्बाद होता है। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आटे के लिए आई हुई हैं, इनसे जानते हैं कब से आप आ रही हैं यहाँ पे, आटा मिलता है नहीं मिलता? भाई हमारे को तो नहीं मिला आटा, आज तो नहीं मिला, हम लोग तो पहली दफ़ा आए, पहले नहीं आए। नहीं, आटा नहीं मिल रहा सर। तो कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? आज ही आए थे, बोलते आटा नहीं है, पहले नहीं आए, झूठ नहीं बोलते। तो होना क्या चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, इतने दूर से आए फिर क्या करें। क्या कह रही हैं आप? आटे के लिए आए और आटा नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है ना। गरीबों का हक है, वो गरीबों को नहीं मिलेगा, गरीब कहाँ जाए। यूटिलिटी स्टोर लिखा हुआ है, नहायत मुनासिब कीमत पे सामान लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ के लिए आ रहे हैं वो चीज़ मिल नहीं रही है। जी, तो आप अपने इलाके से क्यों नहीं खरीदती, क्या वजूहत है? और यहाँ पे है ना, वहाँ पे महंगे है इसलिए नहीं खरीदते। गरीब बंदा बोलता है कि चलो यहाँ पे, वहाँ पे 10 किलो मिलेगा, यहाँ पे उतने ही पैसों में 10 किलो मिल जाएंगे, 20 किलो आटा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये हैं ख़वातीन जिनका कहना है कि सस्ते आटे के हुसूल के लिए ये लोग यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं, लेकिन अलमिया यह है कि सारा वक्त
यहाँ पर आटे के इंतज़ार में इनका सर्फ हो जाता है, लेकिन आटा इनको नहीं मिल पाता। इनका ये कहना है कि सस्ता आटा भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाती है और इलाके में जो इलाकाई दुकानों में जो आटा है वो इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर आटे समेत जो दीगर ज़रूरत की अशिया है उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान के 4वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार हैं। सिंध असम्बली में सुबह 10 बजे पोलिंग होगी। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली की इमारत को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया। सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सिंध असम्बली का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का असम्बली का दौरा करेंगे। ऐवान में हाई कोर्ट की सिक्योरिटी नाफिज है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निगरानी करेंगे। असम्बली हॉल में शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। कल होने वाले सदारती इंतखाब के लिए सिंध असम्बली के ऐवान का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट और सूबाई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों ने असम्बली की इमारत का दौरा भी किया है। तफसीलात बता रहे हैं असम्बली के बाहर मौजूद आजिज जमाली। जी देखिए, सिंध असम्बली में आज सिंध हाई कोर्ट के ज़िम्मेदारों और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने असम्बली का दौरा किया है और असम्बली सेक्रेटरीट ने सिंध असम्बली का जो पोलिंग स्टेशन हॉल जिसको करार दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन के सुपर्द कर दिया गया है। अब सिंध असम्बली के जो ऐवान है, ऐवान का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया और सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की निगरानी में कल से पोलिंग का अमल शुरू होगा सदारती इंतखाब के लिए। 168 अरकान हैं सिंध असम्बली के जिनके वोट काउंट होंगे। इन तमाम अरकान का वोटों का एक रेशो निकाला जाएगा। 2.5 से ज़्यादा रेशो है सिंध असम्बली के अरकान का। तो यहाँ पे तमाम जमातों के जो MPAs हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं वो सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट करेंगे। MQM ने भी आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता यहाँ पे 9 वो आज़ाद अरकान हैं जो PTI के सपोर्टर्स हैं। PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई सदारती उम्मीदवार हैं। अगर इन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया तो यकीनन PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो महमूद खान अचकज़ई को ही वोट करेंगे। तो ये सिलसिला है। सिंध असम्बली में तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी ने हाल का इंतज़ाम संभाल दिया है और सेक्रेटरी सिंध असम्बली ग़ुलाम उमर फ़ारूक बरड़ो के मुताबिक कि अब उनका दस्तरस नहीं रहेगा। कल शाम 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा पोलिंग का। पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया है सिंध असम्बली के ऐवान को। तो उसके बाद मीडिया को सरकारी जो TV है वो इसको कवर करेगा, दीगर मीडिया को इसके इजाज़त नहीं होगी। तो बहरहाल तैयारियां मुकम्मल हैं। कल सुबह 10 बजे सिंध असम्बली के ऐवान में सदारती इंतखाब। जी, सदारती इंतखाब से मुतल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला। सूबाई असम्बली के 3 मखसूस वोट न गिनने का हुक्म सुना दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात बता रहे हैं मुमताज़ जमाली। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली ताहिर भी अदालत में पेश हुए। इसी तरह एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को, जो फ़रीक़ैन के वकला थे, उनको चैम्बर में बुलाया और दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये दरख्वास्त जो है वो इस वक्त काबिल समाअत नहीं है। तमाम फरीक़ैन को नोटिस होने चाहिए। इससे कबल कोई फ़ैसला उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ना दिया जाए। चूँकि उनका मौक़िफ़ है एडवोकेट जनरल का, जो 3 नशिस्तों पर अराकीन हैं उन्होंने अपना हल्फ जो है वो उठा लिया है और कल सदारती इंतखाबात हैं जिस पर अदालत ने मुख्तसर से ये फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर ये 3 मखसूस नशिस्तों के वोट जो हैं सदारती इंतखाबात में फ़ैसला कुन ना हो तो ये ना जो है गिने जा सकते हैं। अगर ये 3
तीन वोट जो हैं वो सदारती इंतखाबात में फैसला कुन होंगे तो ना गिने जाएंगे। अगर जीतने वाले उम्मीदवार हैं भारी अक्सर से जीतते हैं तो ये वोट गिने जा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3-4 वोटों का फ़र्क रह जाएगा तो ये वोट तब तक नहीं गिने जाएंगे, तब तक अदालत इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं सुनाती। लिहाजा अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस दरख्वास्त की मजीद समात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसी दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 1 मार्च को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी किया गया वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई हैं, वो पीपल्स पार्टी और MQM को दी गई हैं, जबकि कानून के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जिसमें एक अक़लियती और 2 ख़वातीन की हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी। जी, सदारती इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आसिफ अली सरदारी की हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त मान ली है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी, जबकि बिलावल भुट्टो को आईनी तरामीम की तजवीज़ से भी आगाह किया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि MQM के साथ मिलकर कराची के मसाइल को हल करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल कर दिया। इलाहाबाद नंबर 7 में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया। इस पर हमें आगाह कर रहे हैं फारान खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में बिजली का बहरान जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के शहरी जो वो शदीद परेशान होते जा रहे हैं। लियाकताबाद 7 नंबर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बिजली की बहरान की जद में जो वो इलाका मकीन शदीद परेशान है। 7-7, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग के बाइस शहरियों की जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त कुछ इलाका मकीन में हमारा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा सर, दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और क्या दौरानिया होता है? ये 4 बजे आती है, 4 बजे आती है, 4 बजे आती है, 3 बजे आती है, 4 बजे आती है यहाँ से लोड शेडिंग। फिर सुबह जाती है, अभी गई है, आएगी 3 बजे। फिर क्या कहते हैं, फिर आएगी, फिर 9 बजे जाएगी, 11 बजे आएगी रात को, 11:30 बजे, बस 10 बजे। बिल्कुल, कुछ और इलाका मकीन में हमारे मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्या दौरानिया है और कोई फ़िक्स टाइम है या बिना वजह कहीं भी ले? टाइम नहीं है, कभी किसी टाइम लाइट चली जाती है, कभी किसी टाइम चली जाती है। मतलब यह है कि बिजली तो जाती है मगर उसका बिल क्यों बराबर आता है? उतना ही आता है जितना पूरे महीने में आता है। जब लोड शेडिंग है तो बिल हमारे कम आना चाहिए, बिल हमारा कम नहीं आता, लोड शेडिंग बराबर हो रही है। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही शिकवा है कि बिजली तो आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल जो है वो ज़रूर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान और साथ ही साथ जो है वो भारी भरकम बिल भी भरने पर मजबूर है। सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि लियाकताबाद 7 नंबर में जो है वो बिजली का दौरानिया जो है वो कम किया जाए। आगे जो है वो माह रमज़ान का दौर भी है, रमज़ान में जो है वो रोज़े रख के भी जो है वो शदीद परेशानी होती है। जो बिजली की जो है वो एक ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है जिसको बहाल करना जो है वो सख्त ज़रूरी है। पेशावर गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। SSP साउथ साजिद सदोज़ोई के अहकामात पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। नरक्षा पुलिस ने भी मुतअद्दिद गदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात बता रही हैं अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल IG कराची खादिम रिंद और SSP साउथ साजिद आमिर सदोज़ई के अहकामात के ऊपर जो है वो पेशावर गदागरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 114 जो है वो पेशावर गदागर गिरफ्तार किए गए हैं तमाम थानों से। इस वक्त हम दरक्षा थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। सर ये बताइएगा, कौन सी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और क्या ये पेशावर गदागर है? हम देखते हैं रमज़ान उल मुबारक करीब है और ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं रमज़ान के महीने में। किस तरीके से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है? ये दरअसल लोगों को फूल बेचने के बहाने, कोई टिशू बेचने के बहाने, कोई गाड़ियाँ साफ़ करने के बहाने, लोगों से वो फ़रोख्त करने के बहाने ये उनसे भीख मांगते हैं। ये इन लोगों का पेशा है। बार बार इनको मना भी किया जाता है, फिर इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी होता है, इनके खिलाफ FIR भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते। तो अब जो अफसरान बाला ने मुहिम शुरू करवाई है तो उसके सिलसिले में ये हम लोगों ने इनको गिरफ़्तार किया है और इनके खिलाफ 9 गदागरी की FIR हो रही हैं। ये 9 गदागरी एक्ट है, उसके तहत इनके खिलाफ है। सर उसकी इनकी सज़ा तो कोर्ट पे मुहित है ना, कोर्ट तो इनको रिलीज़ करे या कोर्ट इनको जेल भेज दे, लेकिन हमारी तरफ से तो हम इनको गिरफ्तार करके पेश करते हैं। इस सेक्शन पे क्या सज़ा बनती है? इस सेक्शन पे इनको जुर्माना भी होता है और इनको जेल कस्टडी भी हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। FIR भी हुई हैं टोटल और अभी इस वक्त हमारे साथ ये कुछ पेशावर गदागर मौजूद हैं। ये बताओ कि तुम ज़रा आगे आओ, ये बताओ तुम क्या करते हो? और यही गाड़ियाँ साफ करते हैं। अच्छा, गाड़ियाँ साफ करके तुम क्या पैसे मांगते हो? नहीं, पैसे नहीं मांगते, गाड़ियाँ ही साफ करते। सिग्नल पे गाड़ियाँ साफ करते हो ना? गाड़ियाँ साफ करके तुम लोग पैसे मांगने आ जाते हो। हम भी देखते हैं अक्सर तुम आते हो, गाड़ियों रोकते हो, तुम लोग पानी डालते हो उस पर, ज़बरदस्ती साफ करते हो मना करने के बाद भी।
हाँ बाजी ऐसे ही गाड़ियाँ माड़ियाँ साफ। और रमज़ान में तुम लोग ज़्यादा हो जाते हो। कहाँ से हो तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से? वैसे काला पुल चनासर घोट। 3 बहन है और एक अम्मी है और एक अब्बू फोत हो गए। तुम ऐसे ये पेशा 700-800 रुपये कमा लेते। लोग देते हैं गाड़ी साफ करने के पैसे? देते हैं बाजी 100 रुपये देते। तुम बताओ तुम क्या जी बाजी, मैं टिश्यू बैग्स वगैरह भी बेचता हूँ, खिलौने भी बेचता हूँ बाजी, अपनी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये पेशावर गदागर है, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज होता है नो गदागरी एक्ट के तहत जो है वो। अभी फ़िलहाल जो है वो 114 साउथ पुलिस ने जो है मुख्तलिफ थानों से जो है वो उनको गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। और अभी ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जो है वो इस तरीके के पेशावर गदागर की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो दीगर ज़िला से होकर भी जो है कराची पहुँचते हैं और कराची में हम एक मनज़म तरीके से अपना नेटवर्क गदागरों का जो चल रहा होता है। और हम देख रहे हैं बहुत जराइम की जो बोलते हैं कि गदागरी सबसे बड़ा जो है वो एक मसला है जो कि जिसको ख़त्म करना जो है बहुत मुश्किल है, जो कि पेशा बना लिया है इन्होंने अपना। लेकिन पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया। फेसबुक पर मोहब्बत में धोखा, कराची के शहरी से शादी करने वाली बरतानवी खातून पर पाकिस्तान पहुंचने पर दूसरी शादी का इंकशाफ हुआ। शौहर इमरान और सोतन अफशा से इख्तलाफात बढ़ने पर बरतानिया से आई खातून ने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस ने शौहर इमरान को मुकदमे में नामजद ना किया। नौशीन नामी खातून ने शौहर और सोतन की दरख्वास्त जमानत मनसूख करने की अपील कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम इमरान अदालत से गैर हाजिर हैं। हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। तफ्तीशी अफसर तब्दील, इंस्पेक्टर अस्मा बानो को नई तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इस पर मजीद समाअत 28 मार्च को होगी। आलमी यौम ख़वातीन आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कानून के शोबे में भी ख़वातीन वकील मर्दों के शाना बशाना है, जो हिम्मत व बहादुरी से अपना नाम बना रही हैं। हमारी नुमाइंदे जवाद आसिफ एडवोकेट महविश बशीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, देखें वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज यौम ख़वातीन बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर किया जा रहा है। अगर हम इस लॉ फील्ड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन दिखाई देती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महविश बशीर, इनसे बात करते हैं। महविश साहिबा, बताइएगा इस फील्ड में आप आई कदम रखा, क्या मुश्किलात दरपेश हुई और किस तरीके से आप जद्दोजहद करके इस मकाम तक पहुँची? सबसे पहले तो मैं आपके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। एंड एज़ यू नो कि लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी पड़ी है और लाइफ सेकंड नेम ऑफ लाइफ इज़ चैलेंजेस, तो हर कोई फेस करता है। सिमिलरली मैंने भी फेस किए। तो ये है कि स्टार्टिंग में तो आपको पता है एज ए वुमेन जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो सोशल बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड एज वी नो के वी बिलोंग टू इस्लामिक रिलीजन, तो हमारे लिए लिमिट्स हैं, हमें उनके अंदर रह के काम करना होता है। तो आई अप्रिशिएट दोज लिमिट्स एंड बाउंड्रीज़। तो लेकिन यह है कि इंस्पायर्ड दैट हमें जो सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि दिस इज़ अ कॉमन इशू। मोस्टली लड़कियों को जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा जो अगर कैरियर की बात की जाए तो कैरियर में जो चैलेंजेस है उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि आपको क्योंकि जो इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं होता, तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इन्वायरमेंट। हौसले बुलंद रखने चाहिए। एडवोकेट साहिबा का यही कहना था, उनका ये भी कहना था कि बतौर ख़वातीन उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने यही पैगाम दिया जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं कि अगर आप एक नज़रिया रखते हैं और हिम्मत के साथ डटे रहते हैं तो यकीनन चाहे सिर्फ ये शोबा हो या बाकी शोबे हों, ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना कहीं भी अपना नाम बना सकती हैं। जी।